YouTube के मेरे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। और हर बार की तरह हम इस बार आपके लिए एक नया विषय लाए हैं, एक नए मेहमान को लाए हैं। और इस बार भी हमारे मेहमान एक रिटायर्ड IFS ऑफिसर है, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, जिन्होंने भारत के लिए बहुत सेवाएं दी और वो कई देशों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, राजदूत और उच्चायुक्त के रूप में। उन्होंने फिजी में काफ़ी काम किए, उन्होंने रशिया में, उसके अलावा उज़्बेकिस्तान में उन्होंने भारत का सफल प्रतिनिधित्व किया। और आज हम उन्हीं से बात करेंगे कि क्या ये राजदूत की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, इसमें किन मुश्किलातों से उनको जूझना पड़ता है और उसका वो कैसे सामना करते हैं, और उसमें क्या वो भारत सरकार का रोल ज़्यादा होता है या वो ऑन द स्पॉट खुद भी डिसीजंस लेते हैं। वीज़ा पॉलिसीज़ के बारे में हम बातचीत करेंगे और उसके अलावा और भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आपको आज हमारे कार्यक्रम में देखने को मिलेंगे। तो हमारे आज के मेहमान विनोद कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम इंडियन अचीवर्स में। और हर बार की तरह डॉक्टर विजय गौड़ भी हमारे साथ हैं और हम विनोद जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स। नमस्कार। नमस्कार विनोद जी। नमस्कार। विनोद जी, पहले मैं एक छोटे से सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं कि जैसे भारत में प्रशासनिक सेवाओं में IAS, IFS, IPS और IRS, है ना जी, इसकी धूम मची रहती है। तो आपके हिसाब से इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा पद है और क्यों है? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, ब्रीफली अपने बारे में थोड़ा सा बताते हुए। नमस्कार। आपका और आपके सभी श्रोताओं को मेरी शुभकामनाएं जी। और भारतीय सिविल सेवा में सभी सेवाएं मैं मानता हूं कि एक समान है। सभी में देश के लिए और देश की जनता के लिए कार्य करने का एक अवसर मिलता है। क्योंकि मैं विदेश सेवा में रहा हूं तो मैं कहूँगा कि विदेश सेवा जो की है उसमें कुछ ऐसे अवसर मिलते हैं कार्य करने के जो संभवतः दूसरी सेवाओं में नहीं मिलते हैं। और मैं तो कहूँगा कि जो यंग ब्लड है, जो नए लोग हैं, उनको भारतीय विदेश सेवा जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और मैं जैसा कि आपने बताया, मैं विनोद कुमार हूँ। मैंने लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की और बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ समय काम करने के उपरांत मैंने 1983 में भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन की। हमारे यहाँ सभी को एक विदेशी भाषा सीखनी होती है। मैंने रूसी भाषा सीखी और मेरी पहली पोस्टिंग सोवियत संघ में रही। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो विनोद जी, जो IFS ऑफिसर्स जो डिप्लोमेट बनते हैं और भारत के सम्मान की विदेशों में रक्षा करते हैं या उस इंडिया एज ए ब्रांड को स्थापित करते हैं, वो लोग किसी प्रेशर का एक जॉब करते हैं या वो एक प्लेजर अपॉन एक पोस्टिंग होती है कि चलिए विदेश में थोड़ा घूमे फिरेंगे बच्चों के साथ, परिवार के साथ? देखिए, किसी भी सेवा में आप चाहे वो सिविल सेवा हो या इवन कोई आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हों, हर जगह प्रेशर रहता ही है। और काम करने में मज़ा तभी है जब आप उस प्रेशर को ही प्लेजर के रूप में लें। तो जो राजनयिक बाहर काम करते हैं उनके ऊपर भी एक यह प्रेशर रहता है कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं भारत की जनता की, उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो बाहर के देशों में भारत के हितों की देखभाल करेंगे, वहाँ के लोगों से संबंध बढ़ाएंगे और आपसी संबंधों को मजबूत करेंगे। उस एक्सपेक्टेशन का आप कह सकते हैं कि एक प्रेशर रहता है डे टू डे वर्क में। और यह प्रेशर ही धीरे धीरे आदमी को अच्छा लगने लगता है और जैसा कि सभी कार्यों में है कि उस प्रेशर के होते हुए भी आदमी एक उसी को एंजॉय करने लगता है। ओके। विनोद जी, एक बात बताइए, आपने बताया कि आप सोवियत संघ में भी रहे और सोवियत संघ की पिछले 1 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया युद्ध चल रहा है उनका। तो उसके बारे में आप बताएंगे कि भाई इस भारत की जो पॉलिसी चल रही है उसमें थोड़ा सा इस वार के बारे में अगर आप बताएं तो अच्छा लगेगा हमें। देखिए, जब मैं पहली बार गया था सोवियत संघ में, तब उस समय यूक्रेन भी सोवियत संघ का एक भाग था जी। और मैं कीव भी गया था
और सोवियत संघ में आप कहीं भी जाए, वहाँ भारत के लिए एक मैत्री का भाव हमेशा रहता है। न केवल दोनों सरकारों के बीच में बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध थे, बल्कि लोगों के बीच में भी अच्छे संबंध थे। आप कहीं पर किसी दुकान में जाएं, चाय खाने में जाएं, तो वहाँ पर लोग आपको दोस्ती इज हिंदुस्तान, गेस्ट फ्रॉम हिंदुस्तान कह के आपका स्वागत करते थे। और जो रूस और यूक्रेन है, दोनों ही अगर देखें प्राचीन समय से, तो रूस साम्राज्य दोनों में ही रहा है। और इसमें उनमें काफ़ी एथनिक कनेक्शन भी है दोनों में ही। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज दोनों एक संघर्ष में दोनों लिप्त हैं। और हम भारत की तो यह हमेशा से आशा रही है कि संघर्ष का अंत हो, और जो ये दुखद लोगों की वहाँ क्षति हो रही है उसका अंत हो, और दोनों के बीच में शांति स्थापित हो। हमारे प्रधानमंत्री भी बार बार ये कहते रहते हैं कि इस क्षेत्र में शांति होनी चाहिए, और हम आशा करते हैं कि दोनों देश अंततः इतना सब कुछ होने के बाद भी अंततः दोनों मिलकर बैठकर बात करेंगे और आपस में शांति की स्थापना करेंगे। नहीं, शांति की बात तो सही है। मैं तो रियलिटी ग्राउंड पे आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भाई इसकी जो वजह क्या है और भारत की एक्चुअल में क्या नीति चल रही है। हाँ, देखिए, अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे थोड़ा जाएं, तो जिस समय जब जर्मन रीयूनिफिकेशन हो रहा था, उस समय ऐसा कहा जाता है कि जो पश्चिमी देश थे, उन्होंने सोवियत संघ को, उस समय सोवियत संघ था, सोवियत संघ को जो है वो एक ऐसा आश्वासन दिया था कि नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा, वो रूस के बॉर्डर के करीब नहीं आएंगे। लेकिन वो धीरे धीरे करके उसको तोड़ते गए। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद से उन्होंने अपने उस आश्वासन के खिलाफ जाना शुरू किया, और नाटो में एक के बाद एक देश बढ़ते गए, और धीरे धीरे करके वो रूस के बॉर्डर के करीब आते गए। तो इसमें यूक्रेन जो कि है वो मिला हुआ है, और उसके साथ में यह भी देखना होगा कि जो क्रीमिया है, जो रूस का एक हिस्सा बन चुका है अब, तो वह उसके बॉर्डर तक, रूस के बॉर्डर तक नाटो अगर आता है, और अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन करता है, तो वो एक रूस के लिए चिंता का विषय है। तो हमें इस विषय में रूस की इस चिंता को भी देखना होगा। और ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं चल रही थी। बातचीत का 2014 में जब क्रीमिया का रूस में विलय हो गया, उसके बाद से ही यूक्रेन, रूस और पश्चिमी देशों के बीच इस विषय पर, नाटो के एक्सपेंशन के विषय में, अन्य बातों के बारे में बातचीत होती रहती थी, लेकिन वो बातचीत सफल नहीं हो पाई किन्हीं कारणों से। और जो शांति की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे देश हैं, विशेषकर पश्चिमी देश, जो नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच शांति की स्थापना हो। तो इसलिए ऐसे देशों को, जो दोनों के ही मित्र हैं, जो यूक्रेन के भी मित्र हैं और जो रूस के भी मित्र हैं, मेरे विचार से उनको आगे आकर के यह प्रयास करना चाहिए कि जो भी मुद्दे हों, उनको बैठ करके उनका समाधान किया जाए, और दोनों मिल करके एक किसी समझौते पर पहुंचे। जी जी जी। तो विनोद जी, मेरे मन में एक विचार ये है कि जब भारत से आम आदमी या कोई नेता या कोई विशेष व्यक्ति विदेश में जाता है, तो हमारी सदा से ये नीति रही पिछले 75 साल से कि भारत के बारे में, इंडिया सच के बारे में कोई खराब बात ना कही जाए। पिछले कुछ समय से यह देखने में आया है कि इंडिया एज ए ब्रांड एस्टेब्लिश हुआ है, और हम लोग जो विदेशों में रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जो भारतीयों के बारे में विदेशी लोग बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। पर अब पिछले कुछ समय से कुछ नेता विदेशों में आके देश की संवैधानिक संस्थाओं के बारे में उचित अनुचित बातें करने लगे हैं। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो भारत के राजदूत, एक आप कह लीजिए एक फॉर्मल राजदूत और राजदूतावास होता है। उसके अलावा भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो बाहर जाता है, वह भारत का ही एक मानना चाहिए कि कुछ समय के लिए वह एक राजनयिक है, जब वह विदेश में है। और वह हर व्यक्ति जो बाहर जाता है, क्या कहता है, क्या करता है, उससे भारत की छवि पर प्रभाव पड़ता है। और जो जहाँ तक आपने राजनेताओं की बात कही, तो राजनेता पहले भी बाहर जाते थे, और जब इंडियन कम्युनिटी से इंटरेक्शन होता था, तो उसमें अगर राजनीतिक दल के हैं तो अपने राजनीतिक दलों की बात करते ही थे। पर पहले ये बातें भारत में इतनी ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होती थी। उस समय मीडिया इतना नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था
कि लोगों ने वहीं पर मोबाइल पर वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, ये सब चीज़ें नहीं थी। तो इसलिए वो बातें वहीं रह जाती थी। मान लीजिए कोई अगर किसी देश में गया है, थाईलैंड में गया है, ऑस्ट्रेलिया में गया है, वो वहाँ इंडियन कम्युनिटी से मिला, जो बातचीत हुई वो उनके आपस में ही रहती थी बीच में, और भारत में उसके बारे में लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती थी। जो कही सुनी बातें थी, जो वापस लौट करके आया कोई व्यक्ति वो बता सकता था। पर आजकल क्या हो गया पिछले कुछ वर्षों से कि ये बातचीत चल रही हो और उसी समय जो है वो वहाँ पर उसी समय लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं कि ये बातें कही जा रही हैं। तो जबकि सोशल मीडिया की इतनी रीच हो गई, तो मैं भी ये मानता हूँ कि बाहर जा कर के अगर आदमी कोई इस विशेष करके जो राजनेता अगर बाहर जा रहे हैं और वो बात कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि वो जो भी कुछ कह रहे हैं वह सोशल मीडिया पर आएगा ही आएगा, और उसे न केवल भारत देश के लोग, वहाँ पर रहने वाले भारतीय, बल्कि उसे विदेशी नागरिक भी उसे देखेंगे। विनोद जी, आपने ये बात बोली कि विदेशी नागरिक भी देखेंगे। अब जैसे आप विदेशों में राजदूत के रूप में रहे और अभी भी हमारे राजदूत रह रहे हैं, तो वहां पर जो उस देश के लोग हैं उनकी भी इन चीजों को लेकर कोई प्रतिक्रियाएं आती हैं आपके पास, या उनके मन में मतलब हमारी क्या इमेज बनती है जब ऐसी बातें कही जाती हैं भारत के बारे में? देखिए, ऐसा है कि ये जो इस तरह की बातें कही जाती हैं या होती हैं, तो उसका वहाँ के विदेशी नागरिकों पर पर कोई फर्क नहीं पड़ता खास। अगर आप ही ये मान के चलें कि किसी दूसरे देश का कोई राजनेता भारत में आकर के अपनी कम्युनिटी को मिलता है और वहाँ क्या बात करता है, इसके बारे में भारत के नागरिक क्या सोचते हैं? नहीं नहीं मेरे ख्याल नहीं से नहीं कोई ध्यान भी नहीं 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 देता है। नहीं, भारत के बारे में क्या सोचते हैं ये बात नहीं कर रहा। अगर भारत के बारे में कोई बात कही जा रही है जो भारत के हित में नहीं है, हाँ। या कुछ ऐसी जिसमें राजनीति की ज्यादा वो आ रही है, उस वक्त भारत की इमेज तो पेश तो होती है ना सर, मीडिया तो वहां पर भी है। पर वहाँ पर न मीडिया में कुछ खास रिपोर्टिंग होती है इसके बारे में, और ना ही लोग इस पर कुछ ध्यान देते हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि अगर मान लीजिए थाईलैंड से कोई नेता भारत में आए और अपनी थाई कम्युनिटी के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान में कितना रिपोर्ट होगा, कोई उस पर क्या ध्यान देगा? अगर वो इंडियन कम्युनिटी से इंटरैक्ट कर रहे हों, इंडियन लीडर से इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उस पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। अपनी कम्युनिटी में वो क्या बात कर रहे हैं उस पर, हालांकि भारत में ही उसकी ज़्यादा रिपोर्टिंग होती है, पर विदेश में विदेशी नागरिकों के पास और भी बहुत से काम है, तो वो इस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ओके। तो विनोद जी, जिन देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं, जैसे पाकिस्तान है या चीन है, वहां पे कितना सुरक्षित रहते हैं हमारे लोग, हमारे जो एम्बेसडर्स हैं या जो अन्य कर्मचारी हैं वहां पे, उनकी सिक्योरिटी को लेके चिंता रहती है? देखिए, मैंने पाकिस्तान और चीन में कभी काम नहीं किया, तो इसलिए मैं व्यक्तिगत अनुभव तो नहीं बता सकता। पर दूसरे लोगों से जैसा मैंने सुना है कि विशेषकर पाकिस्तान में समस्या यह एक रही है हमेशा से, और कई बार वो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को भी फॉलो नहीं करते हैं पाकिस्तान में जो वहाँ की सुरक्षा एजेंसियां हैं, और यह हमारे लिए हमेशा कंसर्न का विषय रहा है, जिसे हम हमें कभी-कभी उनके साथ में उठाते भी रहे हैं। और वहाँ पर जो रहने वाले हैं उनके लिए थोड़ा-सा एक मुश्किल की बात है कि हमेशा उनके पीछे कोई शैडो कर रहा है या उनको उनके कार्य में व्यवधान पहुंचा रहा है। तो ये इस तरह की बातें विशेषकर पाकिस्तान से सुनने में आती हैं, और कई बार ये लगता है कि जैसे पाकिस्तान जो डिप्लोमेटिक मान्यताएं हैं उनको भी दरकिनार रख करके व्यवहार करता है। विनोद जी, एक बात बताइए, जैसे अब हम आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये सब कुछ ऑनलाइन है, हाँ, और कोविड ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई है, पूरी दुनिया को ऑनलाइन जोड़ दिया है और सारे काम ऑनलाइन भी हो रहे हैं, है ना? तो आपको क्या लगता है कि निकट भविष्य में एम्बेसीज का रोल भी डिजिटल हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, और इसकी सिर्फ उतनी ही जरूरत रखी जाएगी जो मिनिमम पॉसिबल हो? देखिए, ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म ने दूतावासों का काम भी बहुत आसान कर दिया है, और बहुत सी बातें जैसे कि जो भारत का दूतावास भारत के बाहर है, वह न केवल भारत सरकार को बल्कि भारत के व्यवसायियों को, भारत की जनता को रिप्रेजेंट करता है। और बहुत सारे इंटरैक्शन जो पहले दूतावास से हैं, चैम्बर से हों या किसी और से हों, वो अब ऑनलाइन भी होते हैं। तो ये, और जिस देश में भारत का दूतावास है वहाँ भी जो कि है ऑनलाइन होने से अब दूतावास के अधिकारियों को हमेशा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो उसके दूसरे मुख्य शहरों से भी लोगों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बात कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी
सुविधा की बात है। जो प्रेज़ेंस की बात है तो वो मेरे ख़्याल से वो रिक्वायरमेंट अभी रहेगी, क्योंकि जो वहाँ पर उपस्थित हैं राजनयिक, वही उस देश के बारे में क्या यहाँ पर हो रहा है उसकी जानकारी दे सकते हैं। वहाँ पर जाकर के जो बिज़नेसमैन हैं उनसे जाकर के मिल सकते हैं। वहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर नज़र रख सकते हैं, क्या संभावनाएँ हैं जहाँ हम आगे बढ़ सकते हैं। जिनके बारे में पहले से पता है उनसे आप ऑनलाइन बात कर सकते हैं, पर नई संभावनाएँ क्या हैं उनके बारे में जानकारी के लिए वहाँ पर यह उपस्थिति आवश्यक है। उसके अतिरिक्त बहुत सी बातें होती हैं जो 2 देशों की सरकारों में अगर कुछ समझौता हुआ है, कोई बातचीत हुई है, तो उसको लगातार एक फ़ॉलो-अप की ज़रूरत होती है, जो हमेशा ऑनलाइन माध्यम से ही संभव नहीं है, उसके लिए फ़िज़िकल प्रेज़ेंस भी आवश्यक है। विनोद जी, आप सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद जो ये छोटे-छोटे देश कई बन गए, उनकी आर्थिक स्थिति कइयों की बड़ी खराब हो गई और उनमें से कुछ लोग भारत में पकड़े गए। कुछ लड़कियाँ, कुछ लोग गोवा में रशियन जो देह व्यापार में या ड्रग्स के धंधे में शामिल थे। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप वीज़ा देते हैं, तो ऐसे लोग किस तरह से आपके उस वेटिंग प्रोसेस के बीच से निकल आते हैं बार-बार और आके भारत में वो ऐसी गतिविधियाँ करते हैं? देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे भारत में काफ़ी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है और ये ज़्यादातर हमारे पड़ोसी देशों के थ्रू होती है। मेरा अपना उज़्बेकिस्तान का ये रहा है कि वहाँ से भी कुछ के संख्या में, बहुत कम संख्या में यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि महिलाओं को यहाँ पकड़ा गया और उनसे जो पूछताछ में, बातचीत में पता चला कि ज़्यादातर उनमें से, मतलब उनमें से ज़्यादातर नहीं, उनमें से सभी के सभी नेपाल के थ्रू आए थे और उन्होंने वीज़ा नहीं लिया था भारत का। वो नेपाल में आए और फिर नेपाल से बिना वीज़ा के उन्होंने भारत में प्रवेश किया। मेरे 4 साल के कार्यकाल में एक भी केस ऐसा नहीं मिला कि जहाँ पर कोई इस तरह का व्यक्ति, उसको वो आया हो या उसको लाया गया हो वीज़ा लेकर के। ये सब बिना वीज़ा के भारत आए हुए हैं और नेपाल से होकर के आते हैं। और इसमें तो इस जो लूपहोल है, जो हमारा जो भी समस्याएँ हैं उस बॉर्डर पर, नेपाल बॉर्डर पर, उसको प्लग करने की बहुत बड़ी एक आवश्यकता है। और कुछ ऐसे केस हुए हैं कि कुछ उज़्बेक महिलाएँ जो वहाँ काम करती थीं रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में, उनको ड्रग दे कर के, और जो स्मगलर्स हैं, इंडियन स्मगलर्स, ह्यूमन ट्रैफिकर्स, वो उनको वहाँ से बॉर्डर, इल्लीगली बॉर्डर क्रॉस करा के भारत में ले आए। उज़्बेक सरकार से हमारा लगातार सहयोग बना रहा है इस बारे में और उज़्बेक सरकार स्वयं भी इससे काफ़ी चिंतित थी और उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी हमें दिए थे जो इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे, जिनमें से एक उज़्बेक नेशनल का भी नाम था और जिसको कि हमने भारतीय एजेंसियों से शेयर किया था कि इसको कि इस विषय में कुछ करना चाहिए और इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या को एड्रेस करना चाहिए। नहीं, तो इसमें मैं ये बताइए, जैसे आपने बोला कि लगभग सभी नेपाल के थ्रू आई हैं भारत में, ठीक है? तो क्या भारत नेपाल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालता या कुछ ऐसी नीति बने कि भई ये ऐसा ना हो? क्या ये इतना मुश्किल काम है उन्हें रोकना? क्योंकि ये तो फिर विनोद जी ऑनगोइंग प्रोसेस हो गया, फिर तो जो कोई भी चाहेगा, कोई टेररिस्ट हो, कोई ड्रग वाला हो, कोई उधर से आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल, और ऐसा होता भी है। आप तो देखते रहते होंगे अखबार में, कभी आता है कि नेपाल के थ्रू टेररिस्ट हैं, स्मगलर हैं, ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, वो सब चलते हैं। तो समस्या नेपाल सरकार की नहीं है, समस्या हमें अपने बॉर्डर को मजबूत करने की है। हम कैसे, क्योंकि नेपाल से, जैसा आपको मालूम है कि कोई भी नेपाली नागरिक आ सकता है, तो नेपाली नागरिक के भेष में कोई और तो नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें तो बॉर्डर पर ही चेक हो सकती हैं। तो नहीं विनोद जी, जैसे ये सबके दिमाग में इमेज बनी हुई है कि बॉर्डर में ये ऐसा तभी होता है कि जब जिसमें पैसे का लेन-देन होता है। हाँ। है कि नहीं है? हाँ। तो अब इस विषय में मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो आपको जो लोग बॉर्डर मैनेज करते हैं उनसे पूछना चाहिए। ठीक बात है। तो वैसे आप एक बात बताइए, आपने फिजी में भी काम किया, आपने रशिया में भी काम किया, उज़्बेकिस्तान में काम किया। तो कुछ ऐसी चीजें बताइए जैसे व्यापार को लेकर, या कुछ ऐसी बहुत महत्वपूर्ण चीजें जिनको लेकर आप जिनको उल्लेखनीय समझते हैं, जिनका जिक्र करना दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और एक जानकारी के रूप में भी एक इम्पोर्टेंट रहेगा। जी, मैं कहूँगा कि हर देश में जहाँ आप काम करते हैं, सभी जगह एक अलग-अलग तरह का इंटरैक्शन होता है और जिसमें बिज़नेस जो है बहुत सारे देशों में, जैसे मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, थाईलैंड में हैं, तो वहाँ बिज़नेस पर्सन्स अपने आप ही बिज़नेस कर लेते हैं। उनको दूतावास की उतनी इंटरैक्शन की आवश्यकता नहीं होती। वो लोग आकर के दूतावास को बता देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। पर कुछ देश हैं, जैसे कि अगर आप फिजी में कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं या अगर आप उज़्बेकिस्तान के साथ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये मानकर चलना चाहिए कि दूतावास से थोड़ा
बातचीत कर लेना हमेशा अच्छा रहता है। और वहाँ की जो करेंसी ट्रांजैक्शन हैं, दूसरी चीज़ें उनके बारे में जानकारी मिलती है, कैसे व्यापार होता है, बैंकिंग सिस्टम कैसा है, ये जानकारी मिल जाती है लोगों को। और हर जगह पर एक जो पीपल टू पीपल एक्सचेंज है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं जहाँ भी रहा हूँ वहाँ पर एक फेस्टिवल ऑफ इंडिया भी ऑर्गेनाइज करने में मेरा कुछ योगदान रहा है, जिसमें सोवियत संघ में तो बहुत बड़ा 1 साल का हुआ था, थाईलैंड में 1 साल का कल्चरल फेस्टिवल हुआ, भूटान में हमने 1 साल का कल्चरल फेस्टिवल किया, उज़्बेकिस्तान में किया। तो ये जो एक पीपल टू पीपल एंगेजमेंट है वो भी डिप्लोमेसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और भारत का जो दूतावास है वो केवल विदेश मंत्रालय को नहीं बल्कि पूरी भारत सरकार को और सभी भारतवासियों को रिप्रेजेंट करता है। तो हम दूसरे मंत्रालयों के साथ भी हमारा अच्छा सहयोग रहता है, चैम्बर्स के साथ में इंटरैक्शन रेगुलर होता है, और दूतावास इस बारे में बता सकता है, उनसे जानकारी चैम्बर्स इकट्ठा करते हैं कि वहाँ पर क्या मेथड ज़्यादा यूजफुल रहेगा। जैसे वहाँ आकर के एग्जीबिशंस करनी चाहिए, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज करना चाहिए, वहाँ पर कौन इम्पोर्टेंट चैम्बर्स हैं या कौन से इम्पोर्टेंट बड़े बिजनेस हैं जहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं, ये सारी जानकारी दूतावास से मिलती है। आजकल जो कि है कुछ और समस्याएं भी हैं, जैसे अभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की, स्मगलिंग की बात है, या जैसे कि हम कहना चाहें टेररिज्म की बात है, तो उसमें भी भारतीय दूतावास का एक महत्वपूर्ण रोल है, और कि इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, और जिसमें मैं भी कभी-कभी रहा हूँ, शामिल रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जो की हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय में। और एक जो नया है, एक इंटरैक्शन हमारा बढ़ रहा है दूसरे देशों से, जहाँ हम लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ मिल करके एक काम करते हैं। तो जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा तो वहाँ पर ये बात हुई कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल करके हम न केवल ऑस्ट्रेलिया के साथ बल्कि उस पूरे क्षेत्र में काम कर सकते हैं। जब मैं वहाँ पर फिजी में पोस्टेड था तो हम लोगों ने एक शुरुआत किया, इंडिया और जो पैसिफिक कंट्रीज़ उनके बीच में एक डायलॉग शुरू करने की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं। अभी हाल में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पापुआ न्यू गिनी गए थे। जब मैं उज़्बेकिस्तान में था तो वहाँ एक शुरुआत हुई इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर लगातार बातचीत होती है सेंट्रल एशिया के सभी देशों के साथ में। तो ये कुछ बातें हैं। प्लस मैं कहूँगा कि जो हमारा भारतीय डायस्पोरा बाहर है, वह भारत की डिप्लोमेसी का एक अभिन्न अंग है। वो लोग वहाँ पर एक परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, वो हमें परमानेंटली वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, जी। और उनके साथ में हर जगह के जो डायस्पोरा है वो अलग है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, जी। और हर जगह के डायस्पोरा से जो एंगेजमेंट है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी, जी। आखिरी सवाल, विनोद जी, आपने तो भारत में कांग्रेस की सरकार के दौरान भी काम किया, अब भाजपा की सरकार है उसमें भी काम किया। तो आपको दोनों की कार्यशैली में अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस को देखते हुए आपको कुछ फ़र्क नज़र आता है, पहले अच्छा था या अब अच्छा है, या अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस को लेकर अब इम्पोर्टेंस दी जाने लगी है? कुछ इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत बताएँ तो अच्छा लगेगा। हाँ जी, नहीं मैं तो जब काफ़ी साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 40 साल पहले जब ज्वाइन किया था, तो मैंने देखा है कि चाहे जिसकी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, जनता दल की हो, भाजपा की हो, सभी में जो है वो विदेश नीति पर मूलतः एक सहमति रहती है, और सभी में कार्य करने में जो दूतावासों के लिए कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ा है। और जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जब मैं पैसिफिक में फिजी में था और कुछ छोटे-छोटे पैसिफिक के देशों में जाता था, तो वहाँ पर लोगों ने एक नाम ही सुना हुआ था भारत का, जो आमतौर पर जो वहाँ की जनता है उन्होंने एक नाम सुना था, वो था श्रीमती इंदिरा गांधी का। अच्छा। तो और उसके बाद मैं कहूँगा कि अब उसके बाद अगर किसी का नाम है तो वो श्री नरेंद्र मोदी को सब लोग जानते हैं। तो जी। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो देश के नेता हैं वह विदेशों में भी जाएं, भ्रमण करें। हम बहुत सारे संगठनों के सदस्य हैं, जिसमें नाम है, कॉमनवेल्थ है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरे बहुत से संगठन हैं। अब तो पैसिफिक से भी हम एंगेज हो गए हैं, तो हमें जो कि है एक हाई लेवल पर विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के स्तर पर एक दूसरे देशों से लगातार एंगेज्ड रहना चाहिए। अगर विश्व स्तर पर कभी आपको आवश्यकता पड़े तो देश आपके, दूर दूर के देश आपके समर्थन में खड़े हों, उसके लिए यह एंगेजमेंट बहुत ही आवश्यक है।
और मैं कहूँगा कि जो वर्तमान सरकार ने एक जो पॉलिसी शुरू की है कि हर एक चीज़ में केवल सोचने की नहीं बल्कि एक्शन की बात है। जैसे पहले हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, जिसको उन्होंने कहा कि अब ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, और इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के आने के बाद 2014 से पैसिफिक से और साउथ ईस्ट एशिया से हमारे संबंध बहुत प्रगाढ़ और मजबूत हुए हैं। तो इस तरह की एक्शन ओरिएंटेड पॉलिसीज जो शुरू की गई हैं पिछले कुछ सालों में, उससे हमारी विदेश नीति को बहुत मजबूती मिली है। जी। ओके, चलिए ठीक है विनोद जी, आज आपके साथ बात करके हमें काफ़ी जानकारी मिली विदेशों में भारतीय दूतावास कैसे काम करता है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये सारी बातें काफ़ी अच्छी लगेंगी और वो हर बार की तरह हमारे इस कार्यक्रम को शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मैं अब आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।